नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं के अंदर आज हम विद्यार्थी मित्रों संपत्ति के प्रकार की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो संपत्ति क्या है आपको अच्छी तरह से पता है कि संपत्ति किसे कहते हैं। आपके पास जो वस्तु है वो आपकी संपत्ति। आपके पास आपकी बुक है, आपका पेन है, आपका मोबाइल है, आपकी साइकिल, गाड़ी, घर, मकान, जो कुछ भी है वो आपकी क्या है, संपत्ति है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे कि संपत्ति में उसके जो प्रकार हैं, उसके पहले प्रकार की हम चर्चा करेंगे। संपत्ति में व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति पहला प्रकार। व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति संपत्ति के प्रकार का पहला प्रकार है। तो व्यक्तिगत संपत्ति किसे कहते हैं और सामाजिक संपत्ति किसे कहते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। जिस संपत्ति की मालिकी और उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत हो उसे व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं। उसकी मालिकी भी खुद की हो और उसका उपयोग भी हम खुद ही कर रहे हों, ऐसी संपत्ति। जैसे कि आपकी साइकिल, आपकी खुद की साइकिल, आप उस साइकिल के खुद मालिक हैं और उस साइकिल का उपयोग आप खुद स्वयं करते हैं, तो आपकी वो संपत्ति है और ये व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। आपका खुद का घर, अपना घर, जिस घर में आप रहते हैं वह घर, उस घर में आप रहते हैं, आपकी मालिकी है, आपका हुक्म चलता है, इसलिए वह व्यक्तिगत संपत्ति है। जबकि जिस संपत्ति की मालिकी और उपयोग समाज या समूह के द्वारा होता हो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक संपत्ति कहते हैं। मतलब अपना हुक्म ना चलता हो, अपनी मालिकी ना चलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक संपत्ति कहते हैं। जैसे कि बाहर रोड पे बना हुआ शौचालय, सोसाइटी में बना हुआ बगीचा, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि जो हो वो सब सामाजिक संपत्ति है। इस तरह से दूसरा प्रकार है संपत्ति के राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। तो राष्ट्रीय संपत्ति मतलब अपने देश की सीमा के अंदर की संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति मतलब अपने देश की सीमा के बाहर की संपत्ति। तो देश की मालिकी वाली संपत्ति को राष्ट्रीय मालिकी की संपत्ति कहते हैं। अपने देश की सीमा के अंदर जैसे देखो नदी है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, झरना है, सार्वजनिक जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, वह ऐतिहासिक जो भी इमारत हैं, वह सब अपने देश के अंदर, अपने देश की सीमा के अंदर आती हैं, इसलिए उसे राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति अर्थात देश की सीमा के बाहर की जो भी संपत्ति है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। जैसे कि समुद्र है, तो समुद्र अपने देश से भी जुड़ा हुआ है, दूसरे देश से भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति हुई। अपनी देश की सीमा के बाहर जो भी संपत्ति है उसे अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। तो ये जो संपत्ति है, संपत्ति के बाद हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हमारे पास जब संपत्ति आती है, घर, मकान, गाड़ी, बंगला इत्यादि बनता है, तो हमारे जीवन में क्या आता है, खुशहाली आती है। खुशहाली कब आती है कि जब हमारा जीवन खुशमय व्यतीत होता है तब। और ऐसा कब होता है कि जब हम कल्याण प्राप्त करते हैं तब। तो विद्यार्थी मित्रों ये कल्याण की हम चर्चा करेंगे। कल्याण अर्थात क्या, कल्याण अर्थात कि परिस्थिति में सुधार। परिस्थिति में सुधार अर्थात कि आज आपकी दयनीय हालत खराब है, लेकिन भविष्य में आय बढ़ने के कारण, व्यवसाय बढ़ने के कारण आपकी जो परिस्थिति होती है उसमें सुधार पाया जाता है। और उस कारण क्या होता है कि आपका जीवन शैली जो होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं, उसे हम कल्याण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अध्यात्मक से लेकर कल्याण तक के शब्द का उपयोग किया जाता है। अध्यात्म मतलब जो हम अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बाबा बोलते हैं कल्याण हो, तथास्तु, आशीर्वाद देते हैं, ऐसी अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं। जो धर्मशाला वगैरह में हम जाते हैं, प्रवचन वगैरह सुनते हैं, तो वहाँ से भी हमें कल्याण, अच्छी बातें प्राप्त होती हैं जिससे हमारा कल्याण होता है। ठीक है, मनुष्य जीवन के तमाम क्षेत्रों में कल्याण हो ऐसी अपेक्षा रखता है। मतलब उसकी जो जीवन शैली है मनुष्य की, प्रत्येक क्षेत्र कोई भी हो, घर हो, कंपनी कारखाना हो,
कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, कि सेवा क्षेत्र हो, मनुष्य सभी क्षेत्रों में अपने कल्याण की भावना, अपने कल्याण की बात, अपने कल्याण के बारे में सोचता है और उसकी खोज करता है। तो अर्थात अधिक अच्छी स्थिति की इच्छा रखता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आज जो आपकी स्थिति है उसमें कल परिवर्तन आता है। कल परिवर्तन आने के बाद, आपकी परिस्थिति में सुधार होने के बाद, कल फिर आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आज की तुलना में आने वाले भविष्य में आपकी स्थिति अच्छी हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, ऐसी आपकी भावना होती है। तो अच्छी परिस्थिति केवल अल्प समय के लिए नहीं बल्कि आजीवन, क्या होता है, आजीवन रहे, ऐसी इच्छा रखता है। जो अच्छी परिस्थिति है वो सिर्फ आज के लिए ना हो बल्कि आने वाले पीढ़ी, आने वाले समय में भी आजीवन सतत चलती रहे, ऐसी हम भावना रखते हैं, ऐसी हम विचार शक्ति रखते हैं। अर्थशास्त्र में कल्याण को दो तरह से समझा जा सकता है। नंबर 1 व्यक्तिगत कल्याण, नंबर 2 सामूहिक कल्याण। अर्थशास्त्र में क्या है, कल्याण को हम दो तरह से समझ सकते हैं। कौन कौन से? एक व्यक्तिगत कल्याण और दूसरा सामूहिक कल्याण। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो कल्याण की हमने बात की, अब कल्याण में क्या है कि संपत्ति और कल्याण का संबंध क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। इस तरह से देखिए, संपत्ति और कल्याण का संबंध आपस में क्या है, क्या मेल जोल है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो व्यक्ति की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो उसके कल्याण में बढ़ोतरी होती है। मतलब आपके जीवन में जो संपत्ति आप बढ़ाते हो, संपत्ति बढ़ने से आपका जीवन कल्याणमय होता है। आज आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो, आपने आय प्राप्त किया, व्यवसाय उद्योग धंधा किया, नौकरी की, उससे आपका वेतन बढ़ा, वेतन बढ़ने से आपकी बचत बढ़ी, उस बचत से आपने एक बंगला खरीदा। ठीक है, अब आप जब बंगले में चले गए तो क्या हुआ, आपका जो जीवन है वो सुखमय हुआ, खुशहाली भरा हुआ, मतलब आपका कल्याण यहाँ पर हुआ। तो उसी तरीके से देश की संपत्ति में भी बढ़ोतरी हो तो देश के लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी होती है। सबसे पहले किसी भी देश की परिस्थिति सुधरने में वहाँ के व्यक्तियों में सुधार होना जरूरी है। अगर आपका जीवन शैली सुधरती है, आपका जीवन सुखमय होता है, कल्याण से भरा हुआ है, तो क्या होगा, आपका समाज बदलेगा। आपका समाज जब सुखमय, खुशहाली भरा, कल्याण भरा होगा तो आपका जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होगा, आपका जिला बदलेगा, आपका राज्य बदलेगा। इस तरह से आपके द्वारा आपका देश क्या होगा, सुधरेगा, बदलेगा और देश में कल्याण की भावना होगी और सबकी आय बढ़ेगी। ठीक है, सबका जीवन कल्याणमय होगा, सबका जीवन खुशहाली भरा, सुखमय भरा होगा। तो कल्याण का संबंध आय के बंटवारे के साथ है। कल्याण का संबंध किसके साथ है? आय के बंटवारे के साथ। मतलब किसी व्यक्ति को अधिक आय मिलती है, किसी व्यक्ति को कम आय मिलती है, तो ये जो बंटवारा है, ये जो अलगाव है, इसके द्वारा भी हमारे देश के अंदर असमानता देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति को कम आय प्राप्त होती है उसका जीवन कम सुखमय होता है, वह सिर्फ अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की अधिक आय होती है उसका जीवन जो है अधिक सुखमय होता है। वह अपने जीवन की प्राथमिक आवश्यकता के अलावा भौतिक सुख सुविधा, जो मौज शौक की वस्तुएं हैं, उनका भी उपयोग करके अच्छा जीवन जीता है। इसलिए जो आय का बंटवारा है वह असमान होने के कारण देश में एक कल्याण की भावना, जो संबंध है, वह भी असमानता देखने को मिलता है। अब देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो लेकिन वह देश के थोड़े ही लोगों के बीच केंद्रित हो तो संपूर्ण देश का कल्याण नहीं हो सकता। विद्यार्थी मित्रों, अभी मैंने आपको बताया कि देश के अंदर जो असमान बंटवारा है आय का, किसी को अधिक आय मिल रही है, किसी को कम आय मिल रही है, तो जिसको जितनी आय मिल रही है उसका जीवन उसी तरीके से सुखमय है। अब यहाँ पर अगर जो आय है, संपत्ति है, देखा है किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन है, किसी के पास, उसके पास कुछ नहीं है, वह सिर्फ मजदूर बन के रहता है। ठीक है, तो जो जमींदारी प्रथा चलती थी
रैयतवाड़ी प्रथा चलती थी, उस समय में क्या हुआ कि जो किसान थे वो मजदूर बन गए। ये जो असमानता देखने को मिला, इसके कारण भी आज देश के लोगों में खुशहाली का जो जीवन कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। इस तरह से कल्याण को प्रजा के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए तो संपत्ति और कल्याण का सीधा संबंध मापा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थशास्त्रियों में नैतिक मूल्य का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, अर्थशास्त्र में नैतिक मूल्य का कोई स्थान ना होने के कारण तो जो प्रजा है, मतलब देखिए यहाँ पर जो प्रजा है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर है, अगर उनकी जो मूल्य है एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं तो ऐसा कुछ भी संबंध सीधा मापने को मिलता नहीं है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा ये पॉइंट मतलब संपत्ति के प्रकार पूरा हुआ। धन्यवाद।